भारत आज चांद पर पहुंच चुका है। वैसे तो देश के करोड़ों लोग आज इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो इस मिशन की अहमियत पर सवाल उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि चांद पर जाने से भारत को क्या फायदा होगा। आखिर क्यों भारत सरकार अपने देश की जगह दूर अंतरिक्ष में जाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इस सवाल का जवाब खुद विक्रम साराभाई ने कई सालों पहले दे दिया था। विक्रम साराभाई इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं। एक बार नेहरू जी ने साराभाई से कहा था कि भारत एक गरीब देश है, यहाँ बेरोजगारी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे कई सोशल प्रॉब्लम्स हैं। हम एक स्पेस प्रोग्राम को अफोर्ड नहीं कर सकते। तब साराभाई ने जवाब दिया कि भारत एक गरीब देश है, यहाँ बेरोजगारी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन इसी वजह से हमें एक स्पेस प्रोग्राम की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि जब चंद्रयान 3 मिशन अनाउंस हुआ था तब अचानक ही रशिया ने भी लूना मिशन को क्यों लॉन्च कर दिया था? चंद्रयान 3 को 41 दिन लग गए चांद पर पहुंचने में, लेकिन रशिया का लूना 25 मिशन 10 दिन में चांद पर भारत से पहले लैंड करना चाहता था। रशिया भारत को दिखाना चाहता था कि वो हमेशा हमसे आगे रहेगा, लेकिन आज सब जानते हैं कि लूना 25 मिशन क्रैश हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। आखिर क्यों रशिया इस रेस को जीतना चाहता था? इसकी कोई तो बड़ी वजह रही होगी ना। दरअसल भारत से पहले सिर्फ 3 ही देशों ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है लैंडर को बिना कोई चोट पहुंचाए सेफली चांद की धरती पर उतरना। आज तक केवल रशिया, यूएसए और चाइना ही ऐसा कर पाए हैं, लेकिन अब भारत ने भी अपना नाम इस लिस्ट में दर्ज करवा लिया है। भारत से पहले बाकी के जितने भी देश हैं वो इन तीनों बड़े देशों से ही अपने सैटेलाइट मिशंस या स्पेस मिशंस बनवाते थे, जिसके बदले में उन्हें ढेर सारे रुपए दिए जाते थे। लेकिन अब क्योंकि भारत ने भी दुनिया को दिखा दिया है कि वो चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर चुका है, तो दूसरे छोटे देश जो अंतरिक्ष में जाने की रुचि रखते हैं वो भारत को पैसे देकर अपने लैंडर और रॉकेट्स बनवाएंगे। और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि स्पेस एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। आज इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने स्पेस मिशंस में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद मुझे पूरा यकीन है कि दूसरे देश हमें ही अपने स्पेस मिशंस के कॉन्ट्रैक्ट देंगे। और इसमें सबसे अच्छी खबर ये है कि चंद्रयान 3 को बनाने में सिर्फ 600 करोड़ रुपए ही लगे थे, जबकि नासा अपने मिशंस में अरबों रुपए खर्च कर देता है। अब आपको अगर एक दुकान में 40 रुपए का नमक मिले, वहीं दूसरी दुकान में वही नमक 20 रुपए में मिले, तो जाहिर सी बात है कि आप 20 रुपए वाला नमक ही खरीदना चाहेंगे, है ना? पूरी दुनिया के देश जानते हैं कि स्पेस के जरिए वो अरबों खरबों रुपए कमा सकते हैं, इसीलिए तो सभी के बीच एक रेस सी छिड़ी हुई है। पहले केवल रशिया और यूएसए ही इसमें दौड़ रहे थे, लेकिन अब इंडिया के आ जाने की वजह से वो बहुत ही नर्वस हो गए होंगे। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि इसरो अब अगले चरण के लिए तैयार हो गया है, यानी कि भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजना। गगनयान मिशन इसी चीज को फोकस में रखकर डेवलप किया जा रहा है, हालांकि इसमें अभी बहुत देर है। सबसे पहले तो आपके लिए ये बात जानना जरूरी है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना मार्स पर लैंड करने से भी ज्यादा मुश्किल है। अभी तक बहुत सी कंट्रीज ने चांद और मंगल पर अपने मिशंस लैंड करवाए हैं, लेकिन चांद के धरती से करीब होने के बावजूद भी इसकी लूनर सरफेस लैंडिंग की सक्सेस रेट सिर्फ 27% है। वहीं मार्स पर लैंड करने की कंट्रीज की सक्सेस रेट 40% है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑन एवरेज एक स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर जाने के लिए 7 महीनों का समय लग जाता है। इन 7 महीनों में स्पेस एजेंसीज के पास स्पेसक्राफ्ट का पाथ बदलने के लिए या मिशन को किसी भी रूप से चेंज करने के लिए ज्यादा वक्त होता है, लेकिन चांद पर केवल 3 दिनों में ही पहुंचा जा सकता है। अगर स्पेसक्राफ्ट का पाथ इन 3 दिनों में किसी भी वजह से बदला जाता है तो ये सीधा चांद से जाकर टकरा जाएगा। ओरिजिनल पाथ के अलावा अगर स्पेसक्राफ्ट के अंदर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो उसे ठीक करने का वैज्ञानिकों के पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा। इन सभी चीजों को ठीक करने के बाद चांद का लैंडिंग साइट और वहां का एटमॉस्फेयर भी बहुत मायने रखता है। अब हम सब जानते हैं कि मार्स के पास एक एटमॉस्फेयर है। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट मार्स के वातावरण में एंटर करता है तो उसकी स्पीड फ्रिक्शन की वजह से अपने आप कम हो जाती है। इस वजह से मार्स मिशंस में थ्रस्टर्स के अलावा पैराशूट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन चांद पर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ही नहीं है। मून मिशंस को लैंड करने का पूरा लोड केवल थ्रस्टर्स पर आ जाता है, और इसमें अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो स्पेसक्राफ्ट क्रैश लैंड हो जाएगा। चंद्रयान 2 ने लगभग इन सारी दिक्कतों को पार कर लिया था, लेकिन चांद के सरफेस से 2.1 किलोमीटर दूर उसका कम्युनिकेशन हमारे स्पेस स्टेशन से टूट
टूट गया। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर छोटी सी भी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई तो वैज्ञानिकों को लगभग ना के बराबर वक्त मिलता है उसे ठीक करने के लिए। इसी वजह से चंद्रयान 2 फेल हो गया। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को मून की जिस लोकेशन पर लैंड करवाया है वो भी बहुत ही दिलचस्प है। ये तो आपको पता ही होगा कि विक्रम लैंडर को चांद के साउथ पोल पर उतारा गया है, जहां पर आज तक किसी भी देश ने अपने स्पेस मिशन को लैंड नहीं करवाया है। इसकी भी एक खास वजह है, चांद के साउथ पोल पर तापमान अत्यधिक प्रभाव से बढ़ता घटता है, क्योंकि चांद को धरती के इर्द गिर्द अपना एक रोटेशन खत्म करने में करीब 28 दिन का समय लगता है। इस वजह से करीब 12 दिनों तक चांद का एक हिस्सा लगातार सूर्य की तरफ होता है। इस हिस्से का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ का हिस्सा उतना ही ठंडा होता है, जिसका तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब चांद का साउथ पोल वो जगह है जो इन दोनों हिस्सों के बीच में आता है। अगर विक्रम लैंडर बहुत तेजी से अपनी लैंडिंग साइट पर लैंड हुआ होता तो एक थर्मल शॉक जनरेट हो सकता था। ये थर्मल शॉक विक्रम लैंडर को चकनाचूर कर देता, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत ही विस्तार से लैंडिंग साइट की जांच की और ग्रीन लाइट मिलने के बाद ही विक्रम लैंडर को धीरे धीरे थ्रस्टर्स की मदद से लैंड करवाया। अब थ्रस्टर्स को अपनी फुल पावर से इस्तेमाल करने के लिए भी इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही बुद्धिमान तरीका लगाया। 14 जुलाई को जब चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ था, तब उसने सबसे पहले धरती के चारों ओर 5 बार चक्कर लगाए। हर चक्कर के साथ उसने अपना ऑर्बिट धीरे धीरे ऊपर किया। इससे हुआ ये कि वो चांद की तरफ बिल्कुल एक स्लिंग शॉट या गुलेल की तरह उड़ गया। डीप स्पेस में जाने का ये तरीका बहुत सारे पैसे और फ्यूल दोनों ही बचाता है। एक बार जब विक्रम लैंडर मून के ऑर्बिट में पहुंच गया तो उसके पास ये एक्स्ट्रा फ्यूल था, जिससे कि लैंडर के थ्रस्टर्स को फुल पावर के साथ बिना डरे इस्तेमाल किया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ अगर रसिया के लूना 25 की बात की जाए तो उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल और महंगे रॉकेट का इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से वो 6 ही दिनों में चांद के पास पहुंच गए। लेकिन प्रपल्सन मैन्यूवर में गलत कैलकुलेशंस की वजह से वो सीधा लूनर सरफेस से जा टकराया। पिछली बार की तरह इस बार भी कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए विक्रम लैंडर को धूप में खड़ा रखा जाएगा ताकि सोलर पैनल से वो लगातार इंफॉर्मेशन को इसरो तक रिले करते रहे। इसी बीच प्रज्ञान रोवर लगभग 14 दिनों तक चांद की सतह पर यहाँ वहाँ घूमेगा और जरूरी डेटा कलेक्ट करेगा। ऐसा समझ लीजिए कि अभी ये मिशन आधा ही पूरा हुआ है। अगर चंद्रयान 3 पूरी तरह से सफल हो जाता है तो हम पृथ्वी की क्रिएशन से लेकर एवोल्यूशन तक की थ्योरी को प्रूव करके दिखा सकते हैं। दरअसल दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के साउथ पोल पर बर्फ की फॉर्म में बहुत सारा पानी मौजूद है। वहाँ के अंधेरे कोनों में जो पानी मौजूद है वो तब से वहाँ मौजूद है जब से धरती और चांद बने थे। उन सैंपल्स की जांच करके हम चांद की परफेक्ट एज का पता लगा पाएंगे। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि चांद पर कुछ अद्भुत मैग्नेटिक फील्ड एनोमलीज प्रेजेंट हैं। चांद पर एक बहुत ही अनइवन मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व किया गया है। अब ऐसा तब होता है जब प्लैनेट के अंदरूनी हिस्से में एक बहुत ही गर्म कोर मौजूद हो। अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के होने का कारण पता लगा पाए तो ये समझ सकते हैं कि क्या चांद ओरिजिनली हमारी धरती से ही टूटकर बना था, जैसा कि थिया की एक पॉपुलर थ्योरी कहती है। हालांकि ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद ही हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दे पाए। लेकिन एक उससे भी बड़ी चीज है जो चंद्रयान 3 करने वाला है। दरअसल चांद हम इंसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी लोकेशन इसलिए भी है क्योंकि वहाँ से हम धरती को देख सकते हैं और वहाँ से ऐसा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं जो धरती की सतह से मिलना इम्पॉसिबल है। चंद्रयान 3 में शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। इससे हमारी धरती जो कि एक हैबिटेबल प्लैनेट है उसका एनवायरमेंटल डेटा कलेक्ट किया जा सकेगा। इसका फायदा ये होगा कि अगर हम दूर किसी सोलर सिस्टम में कोई हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट होने का सबूत खोज लेते हैं तो हम उसके डेटा को पृथ्वी के इस डेटा से कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या इंसान वहां जिंदा रह पाएंगे या नहीं। क्या अब आप समझ पा रहे हैं कि चंद्रयान 3 हमारे देश के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों है? मुझे यकीन है कि चंद्रयान 3 तो बस एक शुरुआत है। अगले कुछ सालों में इसरो के वैज्ञानिक ऐसे कारनामे कर दिखाएंगे जिससे दुनिया की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।